चलिए बिग मार्केट वॉइसेस में कमाने वाले सेक्टर शेयर्स पर बातचीत करने के लिए कंप्लीट सर्कल्स स्टेलर वेल्थ पीएमएस के इक्विटी एडवाइजर गौतम बैद जुड़ गए हैं। अच्छा, गौतम बैद एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं। इन्होंने 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक थी द जॉयज़ ऑफ कंपाउंडिंग और एक उसके बाद उसका सीक्वल द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, जो इसी साल आई थी। गौतम जी, गुड आफ्टरनून। जॉयज़ ऑफ कंपाउंडिंग दोनों बुक्स आपने वैसे मुझे गिफ्ट भी की थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो पहले तो चार्ली मंगर साहब की बात कर लें। आज सुबह सुबह वो न्यूज़ आई। आप बताइए, आपने क्या सीखा उनसे? आपने अपनी बुक में उनकी लर्निंग्स को लेकर काफ़ी मेंशन किया है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। अनूप जी, मेरी पहली किताब द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला कोट चार्ली मंगर जी का ही था, जो ऐसे जाता है दैट द बेस्ट थिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज टू हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग नो मोर। सो हम सबको ये लाइफ लेसन एम्ब्रेस करना चाहिए। ये एटीट्यूड ऑफ हेल्पिंग अदर्स अनकंडीशनली अगर हम एम्ब्रेस कर लें, सो फिर क्या होता है, ओवर डेकेड्स हमारा गुडविल बहुत बड़े तरह से कंपाउंड करता है, एंड दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ रियली फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। सो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग के बाहर भी चार्ली मंगर जी ने हमें बहुत सारे अच्छे जिंदगी के लेसन सिखाए हैं। सो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, एंड आई रियली प्रे हिज सोल रेस्ट्स इन पीस इन द हेवनली अबोर्ड अबव। बिल्कुल। तो ये तो मेरा भी एक जो आज सुबह मैंने एक कोट लिया था, वो नॉन मार्केट रिलेटेड ही था। वो एक्सपेक्टेशंस को लेकर मार्केट से रिलेटेड क्या उनकी टीचिंग्स आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी है? तो सबसे बड़ी टीचिंग तो उनकी यही रही है कि आप खराब क्वालिटी बिजनेस को सस्ते दाम में लेने के बजाय अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस को रीजनेबल प्राइसेस पे अगर खरीदें और उन पे लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें, वैसे ही बड़ा वेल्थ क्रिएट होता है शेयर मार्केट में। सो अगर कोई बिजनेस और बैड क्वालिटी बिजनेस जो 5-6% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रही है, अगर आप उसको बहुत सालों के लिए होल्ड करेंगे सस्ते दाम में खरीदने के बाद भी, तो आपका लॉन्ग टर्म सीएजीआर 5-6% से ज्यादा बन नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक हाई क्वालिटी बिजनेस 20% प्लस कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल जो कमाती है, उसको अगर एक रीजनेबल प्राइस पे खरीदें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो थोड़ा फुली वैल्यूड शेयर भी खरीदने से आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन जाता है। क्योंकि जितना लंबा आपका नजरिया हो, इन्वेस्टमेंट हराइजन जितना लंबा हो आपका, वैल्यूएशन उतनी कम महत्व रखती है। सो ये एक बहुत बड़ी सीख मिली है चार्ली मंगर से अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। अगर आप धैर्य और पेशेंस के साथ लंबे समय के लिए मार्केट में अच्छे बिजनेस के साथ रहें, तो बड़ा वेल्थ वैसे ही बनता है। ओके। तो इस समय मार्केट को लेकर आपको लग रहा है कि उनकी कोई थ्योरी अप्लाई की जा सकती है इस समय की मार्केट सिनेरियो में, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कुछ बहुत महंगा हो चुका है? वेल अनुज, हम भारतीय बाजार बहुत ही यूनिक मार्केट है पूरी दुनिया में, क्योंकि इतनी हाई लेवल्स ऑफ इनसाइडर ओनरशिप एंड प्रमोटर होल्डिंग और कोई शेयर बाजार में नहीं है पूरी दुनिया में। इसके वजह से फ्री पब्लिक फ्लोट इंडियन मार्केट में सबसे कम है पूरे दुनिया भर के शेयर बाजारों में। और उसके चलते जो भी गिने चुने हाई क्वालिटी बिजनेसेस के शेयर्स हैं, उनकी बहुत लिमिटेड सप्लाई है इन द इक्विटी मार्केट, और इसकी वजह से डिमांड सप्लाई इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। और इस यही असली वजह है कि जो गिने चुने 50-100 हाई क्वालिटी बिजनेसेस लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, उनके वैल्यूएशंस इतने स्काई हाई वैल्यू प्रीमियम में चलते हैं इंडियन मार्केट में। तो आपको आपके पास दो चॉइसेस हैं महंगी मार्केट में। या तो आप क्वालिटी कर्व के नीचे जाइए, एकदम माइक्रो कैप्स में घुस जाइए, जहाँ पे अभी भी सस्ते वैल्यूएशन में आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। एक तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है वहां पे, लिक्विडिटी नहीं है वहां पे, और वहां पे ये प्रमोटर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करेंगे उसका भी आपको अंदाजा नहीं है। सो बहुत ही हाई रिस्क आप या तो ले सकते हैं लोअर क्वालिटी या माइक्रो कैप्स में। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के थ्रू आप अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो एज वेरी सिंपल एग्जांपल, जब कोई लार्ज कैप पेरेंट से कोई स्मॉल कैप हाई क्वालिटी बिजनेस डीमर्ज होती है और शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स उस पेरेंट को होल्ड करते थे, उनको बाय द वेरी मैंडेट उस हाई क्वालिटी स्मॉल बिजनेस के स्टॉक को ओपन मार्केट में बेचना पड़ता है। उसकी वजह से फोर्स सेलिंग आती है और फिर आपको अच्छे क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स
रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो वो एक तरीका है एक्सपेंसिव मार्केट्स में अल्फा क्रिएट करने का। और दूसरा तरीका ये है कि आप गुड क्वालिटी सिक्लिकल बिजनेसेस में जिनकी इंडस्ट्री में 2-3 साल के बाद फाइनली अपटर्न आ रहा है, उनमें आप रीजनेबल प्राइसेस में इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज फॉर एग्जांपल इन द करंट मार्केट। अच्छा गौतम जी, अभी जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया था, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके माइक्रो में जाइए आप, उसमें तो हम बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ते हैं। लेकिन एक चर्चा और हो रही है यहाँ पे, क्योंकि CY23 मिड कैप्स के नाम रहा, स्पेशली आई मीन अप्रैल ऑनवर्ड्स जो स्विंग था वो बहुत शार्प था, ऑलमोस्ट एक वर्टिकल स्विंग था। एक इंसिडेंट हुआ था बस सितंबर में, उसको छोड़ तो बाकी रैली काफ़ी स्मूथ रही। एक चर्चा और हो रही है बीते एक महीने से कि इट्स टाइम टू आई मीन फोकस ऑन लार्ज कैप्स। रिलायंस नहीं चला अब तक, ICICI बैंक नहीं चला, HDFC बैंक नहीं चला, और कोटक महिंद्रा बैंक नहीं चला। बहुत सारे लार्ज कैप्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ह्यूज डिफरेंशियल है जहाँ पे मिड कैप खड़े हैं और इनके प्राइस में। आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, अभी अगर आप निफ्टी का पी रेशियो देखें ऑन ए 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस, वो लॉन्ग टर्म एवरेज से सस्ते भाव में ट्रेड कर रहा है। तो उससे बहुत ही ऑब्वियस है कि लार्ज कैप्स ऑफर अ ग्रेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स टुडे। तो आज के दिन सेंस तो बनता है, लेकिन ऐसा अब लेकिन सारे के सारे लार्ज कैप्स को एक ब्रॉड ब्रश से पेंटिंग कर सकते हैं। आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लार्ज कैप हाई क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहां पे आप सिलेक्टिवली बाइंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ शेयर्स हैं, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक पिछले 20 साल के लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यूएशन में चल रही है। सो ये एक ऐसी बैंक है जिसमें एक प्रूवन लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इन्होंने कई साइकिल्स देखे हैं, तो आपको अच्छे सस्ते भाव में मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मर्जर ओवरहैंग। तो आई थिंक एंड ICICI बैंक को भी इतने शानदार नतीजों के बाद, क्योंकि FIs का बाइंग सपोर्ट नहीं है, इसलिए शेयर अभी आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। तो ये स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, और हम ICICI बैंक को अपने PMS में होल्ड करते हैं, लेकिन आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और जहां पे एसेट क्वालिटी मजबूत है, मैनेजमेंट इज प्रूवन, वहां पे आप सिलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं लार्ज कैप्स में भी। ओके अच्छा गौतम जी, एक और चीज़, आई मीन इन क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद वो ऐसा स्पेस जो कि आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करके गया हो, आई मीन वो सेक्टर जहाँ पे आप काफ़ी अपने व्यू में आपके चेंज आया हो, या फिर आप बहुत इम्प्रेस हुए हो, कोई खास स्पेस इन कोरिलेशन टू देयर आई मीन प्राइस मूवमेंट? जैसे फॉर इंस्टेंस इस बार डायग्नोस्टिक स्पेस की अर्निंग्स अच्छी थी, वो स्टॉक्स चले भी। केमिकल्स की अर्निंग्स अभी भी ख़राब है, लेकिन स्टॉक्स में हल्का सा मूव आ रहा है। कोई ऐसा कॉन्ट्राबैट है आपके जहन में आता हुआ इस अर्निंग सीजन के बाद? मेरे ख्याल से अगर आप होम टेक्सटाइल कंपनीज के मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुने, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स में बहुत ही बुलिश कमेंट्री आई है बहुत दिनों के बाद। जो डीस्टॉकिंग चल रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो अब खत्म हो चुकी है, और अब रीस्टॉकिंग का साइकिल फ्रेश शुरू हो रहा है। सो होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स इज वन स्पेस जहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं, वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल हैं, और वहाँ पे कुछ गिने चुने नाम है, जो कुछ गिने चुने बिजनेसेस हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, और उनकी मैनेजमेंट ने भी अपना गाइडेंस को रिवाइज अपवर्ड किया है। तो वो सिलेक्ट क्षेत्रों में आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। ओके अच्छा गौतम जी, इस समय इंडियन मार्केट में आपके हिसाब से क्या बड़े रिस्क हैं? वैल्यूएशन वाइज शायद मिड कैप्स और स्मॉल कैप में भले रिस्क हो, लेकिन लार्ज कैप में अभी भी कंफर्ट है, लेकिन ओवरऑल मार्केट रिस्क इस समय क्या ग्लोबली रहेगा या फिर डोमेस्टिकली कोई रिस्क है मार्केट में? सबसे बड़ा डोमेस्टिक रिस्क अनुज है, अगले साल अगर एग्जिस्टिंग सरकार कंटिन्यू नहीं कर पाएगी तो उसकी वजह से पॉलिसी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, और जो भी पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपर्स एंड सेलेक्ट अदर पॉकेट्स, उनमें बहुत बड़ा गिराव आ सकता है। तो इसलिए कोई भी नेशनल इलेक्शंस के पहले आपको ये पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स में तो इन्वेस्टेड रहना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में मैंने अपनी नई किताब में जिक्र भी किया है कि ऐसे ही इन्वेस्टिंग इतना चैलेंजिंग एक्टिविटी है ओवर द लॉन्ग रन, आप उसको और कॉम्प्लिकेट मत कीजिए बाय इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट फेसिंग बिजनेसेस। तो B2G बिजनेसेस को जितना आप अवॉइड करें अभी, उतना आई थिंक ज्यादा सेफ रहेगा आपके लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months। वंस द क्लैरिटी कम्स पोस्ट द इलेक्शन मैंडेट, उसके बाद आप रीइवैल्यूएट कर सकते हैं। इस समय सबसे बड़ी थीम आपके हिसाब से जो आपने खुद भी इन्वेस्ट की हो या आप स्टडी कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या होगी?
पावर ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, आई थिंक इस डेकेड, इस दशक में इलेक्ट्रिफिकेशन इज गोइंग टू बी अ बिग थीम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया एज वेल। एंड ये पावर ट्रांसफॉर्मर्स के कुछ प्योर प्ले कंपनीज लिस्टेड भी हैं भारत में, और उनके थोड़े इलिक्विड हैं वो स्टॉक्स, लेकिन उनकी मार्केट कैप अभी भी डिसेंट साइज के हैं। उनमें आप ग्रेजुअली अपने पोजीशंस बनाना शुरू कर सकते हैं। हम भी एक दो ऐसे कंपनीज को भी इवेलुएट कर रहे हैं। आई थिंक अगले 4-5 साल के लिए एटलीस्ट अर्निंग विजिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि जब मैनेजमेंट्स खुद अपने कॉन्फ्रेंस कॉल्स में बता रही है कि अगले 5 साल तक उनको 25-30% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितना बढ़िया लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है इस सेक्टर का। तो पावर ट्रांसफॉर्मर्स इज वन स्पेस जिसमें लॉन्गर टर्म विजिबिलिटी है, और होम टेक्सटाइल्स इज मोर ऑफ अ टैक्टिकल प्ले विद अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ 1 to 2 years। ओके अच्छा, मैं इस पे कोई वैल्यूएशन से बातचीत नहीं करूंगा, बस मैं प्राइस पैटर्न की बात करूंगा गौतम जी। जैसे कि आपने कहा कि कुछ सेक्टर्स जो कि आप जनरल इलेक्शन से पहले जिनको कुछ अवॉइड करना चाहेंगे, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी सरकार आए उनकी प्राथमिकता रहेगी ही रहेगी। वो होता है फार्मा, आई मीन हेल्थ केयर। आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है? क्योंकि मैं प्राइस वाइज देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 जनरल इलेक्शंस में, लाइक फॉर इंस्टेंस 2009, 2014 और इवन इन 2019, फार्मा ने 3 महीने पहले और 4 महीने बाद तक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। फार्मा और हेल्थ केयर पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? अप्रैल से लेके अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाले इंडस्ट्रीज में ये भी शामिल रहा। इन प्राइसेस पे आपका आउटलुक? फार्मा भी बहुत ही डाइवर्स सेक्टर है, इसमें अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। इनके अंदर हम डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा कंपनीज पे काफी बुलिश हैं, जो प्राइमरीली इंडियन मार्केट को केटर करती हैं, क्योंकि वहां पे यूएस एफडीए का रिस्क नहीं होता। सम एग्जांपल्स विल बी जेबी केमिकल्स, मैनकाइंड फार्मा एंड आरपीजी लाइफ साइंसेज। ये हमारे पीएमएस में नहीं है, लेकिन ये बस स्टॉक एग्जांपल्स है फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। एंड ये डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा में रेगुलेटरी रिस्क कम होता है, तो वहां पे हमारा काफी अच्छा पॉजिटिव व्यू है। हॉस्पिटल्स, एंड हॉस्पिटल्स के अंदर भी वो स्पेसिफिक हॉस्पिटल जहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क ज्यादा कम हो, उसमें हम काफी पॉजिटिव हैं। एंड जनरली एक्सपोर्ट मार्केट्स में ज्यादा फोकस जिन फार्मा कंपनीज का है, लाइक यूएस जेनेरिक्स फॉर एग्जांपल, उसमें हम ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इस स्पेस में बहुत लंबा रनवे फॉर ग्रोथ है। और यहाँ पे जब भी गिरावट आए बिकॉज ऑफ अ बैड क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशंस बनाने का आप सोच सकते हैं। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।